हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आगे का डिफिनीशन। क्या हमको पढ़ना है कास्ट यानी लागत क्या होता है। तो ये तो आपको बता चुके हैं जब हम आपको एस्टिमेटिंग, कास्टिंग और वैल्यूएशन का डिफिनेशन बता रहे थे, उसी समय आपको बताए थे एस्टिमेटिंग क्या होता है। किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाता है, एस्टिमेटिंग कहलाता है। जबकि वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन एक तकनीकी होता है जिसकी हेल्प से उस वर्तमान समय में उस संपत्ति का कितना मूल्य है उसको पता लगाया जाता है। जब कास्ट क्या होता है, हम क्या बताए थे कि उस संपत्ति को बनाने में कुल कितना खर्चा लगा, वही क्या हो गया, कास्ट हो गया, है ना। तो कास्ट क्या होता है, किसी संपत्ति यानी किसी भवन के निर्माण में किए गए कुल खर्चों की लागत को क्या कहते हैं, हम कॉस्ट कहते हैं यानी लागत कहते हैं। अगला हमको पढ़ना है कैपिटल कास्ट यानी पूंजीगत लागत। देखिए लागत में क्या है, सिर्फ बिल्डिंग को निर्माण, जब हम सिर्फ बिल्डिंग का निर्माण किए हैं उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है उसको हम कहेंगे कास्ट। जबकि मान लीजिए बिल्डिंग जिस पे बनाए हैं, जबकि कैपिटल कास्ट क्या होता है, कैपिटल कास्ट होगा यानी कास्ट ऑफ लैंड यानी ज़मीन का मूल्य प्लस कास्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, है ना। कास्ट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, लैंड यानी ज़मीन का मूल्य और भवन के निर्माण में लगा कुल खर्चे, यानी कैपिटल कास्ट क्या होगा, लागत तो होगा यानी भूमि को बनाने में जितना खर्चा आया उसे हम क्या कहेंगे, लागत। कैपिटल कास्ट लागत, और उसमें क्या होता है जो ज़मीन खरीदे हैं तो ज़मीन भी कुछ रुपए में खरीदे होंगे, तो उन दोनों को जब ऐड कर देते हैं उसे कहते हैं हम कैपिटल कास्ट यानी पूंजीगत लागत। समझ आया होगा। कास्ट मतलब क्या हुआ, सिर्फ भवन के निर्माण में जितना खर्चा लगा। जबकि कैपिटल कास्ट क्या हो गया कि भवन के निर्माण में तो खर्चा लगा, साथ ही उस ज़मीन को खरीदने में जितना खर्चा लगा होगा उसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल कास्ट। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद आता है लुप्तप्रायता। उसके बाद क्या आता है आपका, लुप्तप्रायता। अब लुप्तप्रायता क्या है, जैसे समझिएगा क्या लिखा है कि नई निर्माण तकनीक अपनाए जाने पर या फिर प्रयोग में बदलाव के कारण जब किसी संपत्ति का मूल्य गिर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लुप्तप्रायता। अब डेली लाइफ में देखते होंगे जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, अब नया मोबाइल आ जाएगा, उसमें कुछ क्वालिटी अलग रहेगी, पुराने मोबाइल का क्या हो जाएगा, रेट गिर जाता है। जैसे पुराना पहले था सिर्फ पैटर्न से लॉक खुलता था, उसके बाद फिंगर आया तो पैटर्न वाले का रेट ऑटोमेटिक गिर जाएगा। अब फेस लॉक आ गया है तो फिंगर वाले, पैटर्न वाले सबका वैल्यू क्या होता रहेगा, आपका गिरता रहेगा। जैसे बिल्डिंग में आप क्या समझ सकते हैं कि आप पुराने बिल्डिंग को देखेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें आर्च मिलेगा, है ना। पुराने बिल्डिंग कैसे बने रहते थे, उसमें बना रहता था आर्च। आपको देख के पता चल जाएगा ये पुराना बिल्डिंग है। जैसे ताजमहल वगैरह देखेंगे, लाल किला देखेंगे, कुतुब मीनार, कहीं देखेंगे जो गेट रहेगा ना, वहाँ गेट पर गोल बना रहेगा, उसी से हम जान जाएंगे बहुत पुराना बिल्डिंग है। तो पुराना यानी क्या है कि नई जब तकनीकी आ जाता है, जब टेक्निक नया आ जाता है या फिर हम कुछ प्रयोग में बदलाव करना चाहें, जैसे पहले के ज़माना में देखेंगे ज़्यादा गोल कॉलम यूज होता था, लेकिन अब क्या होता है, स्क्वायर कॉलम यूज होता है। तो समय के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है ना। तो तकनीकी मान लीजिए कोई नया टेक्निक आ गया, आर्च की जगह मेरा लिंटल आ गया, या प्रयोग में बदलाव के कारण कुछ मॉडल क्या हो गया, नई मॉडल आती रहती हैं, तो प्रयोग में बदलाव के कारण जो पुरानी मॉडल होती है या फिर पुराना टेक्निक होता है उसका मूल्य क्या होता है, ऑटोमेटिक गिर जाता है। उस गिरे हुए मूल्य को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, लुप्तप्रायता। जो मूल्य गिर जाता है उसे हम क्या कहेंगे, लुप्तप्रायता। यानी पिछले मॉडल का क्या हो गया, यानी खत्म हो रहा है, यानी लुप्त हो रहा है। अगला आता है मेरा डिप्रेसिएशन यानी मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास क्या होता है समझिएगा। अब क्या है कि एक बिल्डिंग बना दी है, एक क्या कर दिया आप, एक बिल्डिंग बना दी है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। लगातार उपयोग में और घर्षण, मौसम कुप्रभाव तथा समय बीतने के साथ संपत्ति के बाजार मूल्य घटता चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर का मिटाते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं। अब समझिएगा मूल्यह्रास क्या होता है। ये मान लीजिए क्या है आपका, ज़मीन है ना। ज़मीन को खरीदे, उस पर कुछ क्या बनाए, हम बिल्डिंग बनाए, तो ज़मीन का कास्ट और बिल्डिंग बनाने का कास्ट दोनों को जोड़ देंगे तो उसे कहेंगे हम कैपिटल कास्ट। और सिर्फ सिर्फ बिल्डिंग बनाने का कास्ट को हम कहते हैं सिर्फ कास्ट यानी लागत। अब जब आप बिल्डिंग बना दिए तो इसका डिज़ाइन होगा मान लीजिए कितने साल का, 50 साल का। ये बिल्डिंग आपका कितने साल चलेगा, 50 साल। तो बिल्डिंग खड़ा हो गया तो क्या होगा कि हर साल इसका मूल्य क्या होता जाएगा, कम।
मान लीजिए इस साल बनाए हैं क्या 90,000 में, या फिर कर दे रहे हैं हम 10 लाख रुपए में। इस बिल्डिंग को कितने में बनाए हैं आप? 10 लाख। तो क्या अगले साल उस बिल्डिंग को बेचेंगे 10 लाख मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? कुछ कम ही मिलेगा। देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ज़मीन की बात नहीं कर रहे हैं। ज़मीन का रेट तो हमेशा क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिए 10 लाख रुपए में, अगले साल बेचेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 9 लाख रुपए मिलेगा। यानी 1 लाख क्या हो गया आपका? घट गया। फिर 2 साल बाद और बेचेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 7 लाख मिलेगा। अब कितना घट गया? 3 लाख घट गया, है ना? कितना लाख घट गया? 3 लाख। तो ये जो 1 लाख 3 लाख यानी जो घट रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। उसे क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष मूल्य में जितना कमी होती है उसे क्या कहते हैं हम? डिप्रिसिएशन। जबकि ये 7 लाख 9 लाख 10 लाख ये सब क्या होते हैं? आपके कास्ट होते हैं, कैपिटल कास्ट नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? कास्ट। तो लगातार उपयोग में घर्षण, मौसम कुप्रभाव तथा समय बीतने के साथ संपत्ति के बाजार मूल्य घटता चला जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल्यह्रास कहते हैं। तो समझ आया होगा, जो कम हो रहा है ना 1 लाख 3 लाख, ठीक है। जैसे समझ लीजिए अब 2021 में खरीदे एक बाइक खरीदे, क्या खरीदे? बाइक। कितने का? 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो 2022 में बेचेंगे उसको तो कितना मिलेगा? उसको बेचेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 90,000 मिलेगा। तो यानी 1 साल में कितना कम हो गया आपका? 1,000 क्या हो गया? कम हो गया। उसी को 2023 में बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 80,000 मिलेगा। 10,000 कम हो रहा है ना? 10,000, 80,000 मिला। इस साल कितना कम हो गया? फिर 10,000 कम हो गया, ठीक है। मान लीजिए 2030 में बेच रहे हैं या फिर 2024 में बेच रहे हैं, कितना बेचा आपका? 50,000 में। अब कितना कम हो गया? 30,000 कम हो गया, है ना? तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल आपका समान रेट से घटता चला जाए। ये क्या होता है? जो डिप्रिसिएशन, यही तो आपका मूल्यह्रास, यानी प्रत्येक वर्ष कितना मूल्य में कमी हो रहा है। तो ये समान भी हो सकता है। देखिए 2 साल आपका समान था, उसके बाद तीसरे साल असमान हो गया। ये समान भी हो सकता है, ये असमान भी हो सकता है। तो डिप्रिसिएशन आपको समझ आएगा, जो मूल्य में कमी हो रहा है। अब बाइक खरीद के लाएंगे, उसी तरह घर में भी हो जाता है। घर बना देंगे 90 लाख का, उसको 2 साल बाद बेचेंगे तो मिलेगा आपको 70 लाख, क्योंकि उसका क्या हो गया? उसका समय बीतने के कारण उसका वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। हम ज़मीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आपका था मूल्यह्रास। मूल्यह्रास में हमको कुछ न्यूमेरिकल भी लगाना है, ठीक है। वो हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले हम क्या देख रहे हैं? कंसेप्ट और कुछ समझा दे रहे हैं और आपको डिफिनीशन नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या बचता है आपका? बुक वैल्यू। क्या बचेगा आपका? बुक वैल्यू यानी खाता मूल्य। और समझिएगा, किसी संपत्ति के ओरिजिनल कास्ट में से वर्तमान समय तक का मूल्यह्रास घटाने के बाद जो मूल्य बचता है उसे क्या कहते हैं? बही खाता या फिर खाता बुक, खाता मूल्य कहते हैं। समझिएगा, अभी हम सेम फार्मूला लिखे थे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या था आपका? ओरिजिनल कास्ट, या फिर इसे हम सिर्फ कास्ट भी कर सकते हैं, माइनस डिप्रिसिएशन, यानी लागत, कुल लागत माइनस मूल्यह्रास, है ना? क्या हो जाएगा आपका? मूल्यह्रास। इसे हम कहते हैं खाता मूल्य। यही तो हम फार्मूला लिखे थे। यानी प्रत्येक वर्ष क्या होगा? कमी होता चला जाएगा। तो ओरिजिनल कास्ट में से कितना कम हुआ, है ना? ओरिजिनल कास्ट में से कितना कम हुआ उसे हम कहेंगे बुक वैल्यू। अब समझिएगा बुक वैल्यू का यूज़ कहाँ होता है? जैसे समझिए, यहाँ समझिए बुक वैल्यू। जैसे आप डेली लाइफ में हम बता रहे हैं आपको, जैसे आप बाइक खरीदते हैं, नया क्या खरीदेंगे? बाइक, ठीक है। जब बाइक खरीदेंगे, मान लीजिए 2021 में खरीदे, तो उसका इंश्योरेंस कराएंगे। एकदम नया बाइक है तो मान लीजिए कितना रुपये लग रहा है? 3,000 रुपये, है ना? कितना ले लिया आपको? 3,000। और उसी बाइक को यदि आप 2025 में इंश्योरेंस कराएंगे तो इसका बुक वैल्यू क्या हो गया होगा? घट गया होगा, क्योंकि समय बीतने के कारण इसमें क्या हो गया? मूल्यह्रास हुआ। तो इसी बाइक का 2025 में इंश्योरेंस कराएंगे तो हो सकता है आपको 2,500 रुपये लगे, है कि नहीं? इसी बाइक को आप कहाँ कराएंगे? आपको 2030 में कराएंगे तो हो सकता है आपको 1,000 इंश्योरेंस लगे। समझ रहे हैं? तो यही यूज होता है बुक वैल्यू का। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जब आपका टैक्स देती है, गवर्नमेंट आपका टैक्स देती है तो किस आधार पर टैक्स देगी? आपकी बुक वैल्यू के आधार पर। बुक वैल्यू क्या है आपको समझ आएगा? जितना बनाने में लगा कास्ट माइनस क्या करेंगे? मूल्यह्रास। आपको मूल्यह्रास भी पता है किसे कहते हैं? समय बीतने के कारण किसी भी चीज़ का
लागत इन मैक्सिमम चीज़ किसी भी चीज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम चीज़ों की लागत क्या होती जाती है, घटती है ना। हम सबके रिस्पेक्ट में हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना सिर्फ सिविल इंजीनियर के रिस्पेक्ट में। तो बुक वैल्यू आपको समझ आ गया कि संपत्ति के ओरिजिनल कास्ट में से वर्तमान समय तक का मूल्य ह्रास घटाने के बाद जो मूल्य बचता है उसे क्या कहते हैं, बही या फिर खाता मूल्य। अब देखिएगा अगला मेरा होता है सिंकिंग फंड। क्या होता है, सिंकिंग फंड यानी शोधन निधि। शोधन निधि। एक चीज़ और देखिए, अब खाता बुक क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होगा, अब समझिए एक बिल्डिंग था, यहाँ एक मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, एक क्या हो गया आपका बिल्डिंग, मान लीजिए इसका डिजाइन कितना था, 50 साल। कितने साल के लिए हम डिजाइन किए थे, 50 साल के लिए। अब तो इसको मिटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस बिल्डिंग का डिजाइन साल कितना था, कितने साल के लिए डिजाइन किए थे, 50 साल के लिए। तो बुक वैल्यू क्या होगा समझिएगा, बुक वैल्यू जो कास्ट होगा, एक बार में कास्ट लगा दीजिए। मान लीजिए हम 10 लाख रुपए क्या किए हैं, कास्ट लगा के इसको बिल्डिंग को बनाए हैं, माइनस क्या हो गया, डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास क्या होगा, प्रति साल बढ़ता जाएगा। यानी मान लीजिए पहले साल 10 लाख है, तो मान लीजिए पहले साल आपका 50,000 था, अगले साल 10 लाख में से कितना घटा देंगे, फिर 50,000 घट जाएगा, है ना, यानी 1 लाख रुपए घट गया, ठीक है। फिर अगले साल ये मान लीजिए 2022 की बात है, 2022, फिर 2023 में घट जाएगा, फिर 2024 में क्या हो जाएगा, 10 लाख में से फिर घटा देंगे 1,50,000 है, फिर 2 लाख घटा दीजिए, है ना। डिप्रिसिएशन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यानी ऐसे करते करते जाएंगे तो 2000 मान लीजिए 50 साल था तो 2090 जितना भी हो डिजाइन साल, ठीक है। यानी करते हुए जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें क्या होगा, 10 लाख में से पूरा क्या हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन का घट जाएगा। यानी पूरा 10 लाख में से 10 लाख क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 10 लाख में से आपका मैक्सिमम 9 लाख, यानी जितना भी हो घट जाएगा। यानी बचेगा क्या, सिर्फ आपका, क्योंकि डिजाइन साल हर साल घटता घटता जाएगा, ए वैल्यू बढ़ेगा और ए वैल्यू सेम है, ए वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसके घटने से एक ऐसा समय आ जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये आपका बढ़ता जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा आपका स्क्रैप वैल्यू। यानी घटते घटते 2090 में सिर्फ किसकी मूल्य बचेगा, यहाँ स्क्रैप वैल्यू का। स्क्रैप वैल्यू आपको पता होगा, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, किसी बिल्डिंग को गिरा देने के बाद उसका मलबा बेच के जो हमको मूल्य प्राप्त होगा उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा। अब इसमें क्या कहेंगे, हम एक डिफिनीशन बनाएंगे, किसी संपत्ति के लाभकारी आयु यानी डिजाइन आयु तक के अंत में बुक वैल्यू का मान किसके बराबर होता है, स्क्रैप वैल्यू के बराबर आता है। तो ये बात समझ आया होगा आपको। अब समझिए हमको क्या पढ़ना था, शोधन निधि। शोधन निधि पे भी हमको न्यूमेरिकल करना अच्छे खासे, ठीक है। शोधन निधि पे क्या करेंगे, हम एक अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। हम जो डिफिनीशन लिख रहे हैं, आप लोग अच्छे से डिफिनीशन लिख लीजिएगा बुक से देख के। अब समझिएगा शोधन निधि क्या होता है। ये मान लीजिए आप बिल्डिंग बना दिए, एक आप एक क्या हो गया, प्लाट पे क्या बना दिया आप, बिल्डिंग बना दिए, ठीक है। प्लाट पे क्या बन गया, बिल्डिंग। इसका डिजाइन ईयर कितना है, 100 साल। यानी ये बिल्डिंग कितने दिन से तक चलेगा, 100 साल तक। अब समझिएगा, अब 100 साल बाद अब क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को गिराएंगे, है कि नहीं। 100 साल बाद इस बिल्डिंग को गिराएंगे और इस बिल्डिंग की जगह कितना बनाएंगे, अब एक नया बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो रहना नहीं है ना। तो 100 साल बाद उस बिल्डिंग को गिरा के नया बिल्डिंग बनाएंगे। माना इस समय जो बनाए हैं, अभी बनाए हैं, 10 लाख रुपए खर्चा लग गया इसमें। इसको बनाने में कितना खर्चा लगा आपका, 10 लाख रुपए खर्चा लगा। अब बताइए, आपको पता है 100 साल बाद हमको फिर 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कुछ अधिक लगेगा, 15 लाख 20 लाख जो भी हो। यानी 100 साल बाद इसका डिजाइन यानी इसका अभिकल्पन आयु खत्म होने के बाद फिर हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमको क्या करना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग का निर्माण करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इससे क्या होगा, आपका कुछ रेंट वगैरह मिलेगा, है ना। जब बड़ा बिल्डिंग रहेगा तो उससे कुछ रेंट वगैरह भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इधर उधर से क्या आएगा, आपको पैसा आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होता है, किसी संपत्ति के सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें कोई वैध खर्चे न घटाए गए हों, उसे क्या कहेंगे, सकल आय। शुद्ध आय क्या होता है कि सकल आय में से जो वैध खर्चे होते हैं उसको घटाने के बाद जो हमको शुद्ध आय मिलता है, जो हमको पैसा बचता है, उसे कहते हैं शुद्ध आय। अब क्या करेंगे, जो रेंट मिलेगा, यानी हम कह दें आपको नेट इनकम मिलेगा,
जो नेट इनकम बचेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट आप क्या करेंगे यहाँ जमा करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या करेंगे आप इसमें से हर महीने या फिर हर साल क्या करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे। बैंक में क्या करेंगे, इसका नेट इनकम का कुछ पार्ट बैंक में जमा करेंगे और इतना पैसा आपको जमा करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सहित 100 साल बाद, समझिएगा, यानी अपने शुद्ध आय में से कुछ इतना पैसा आपको बैंक में जमा करना है कि ये पैसा चक्रवृद्धि ब्याज सहित 100 साल बाद कितना रुपए हो जाए, 10 लाख हो जाए। तो आपको समझ आया होगा, जितना पैसा आप जमा कर रहे हैं इसी को कहते हैं हम लोग शोधन निधि। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शोधन निधि। यानी क्या कर रहे हैं आप, अपने सेविंग कर रहे हैं, क्या कहते हैं, शोधन निधि। अब 10 लाख का 10 लाख नहीं मिलता है, इसमें क्या होता है, जितना पैसा आपका खर्चा लगता है उसका 10% आप कहाँ से निकाल लेते हैं, जो स्क्रैप वैल्यू मिलता है। स्क्रैप वैल्यू आपको बता चुके हैं अभी। तो स्क्रैप वैल्यू में से क्या 10% यानी लागत का 10 लाख का 10% आपको कहाँ से मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू से, है ना। 10 लाख का 10% आपको मिलेगा स्क्रैप वैल्यू से। यानी हमको शोधन निधि द्वारा कुल कास्ट का यानी लगाए गए खर्चे का 90% हमको लाना है। समझ रहे होंगे, यानी 10 लाख रुपए लगा है तो 10 लाख का 1 मिनट फोन आ गया, समझिएगा। यानी जितना आपका 10 लाख रुपए लगा था, 10 लाख का 90% हमको शोधन निधि द्वारा उस लाभकारी आयु के अंत में हमको जमा करना है। तो जो पैसा हम धीरे धीरे जमा करेंगे उसे कहेंगे शोधन निधि। डेफिनेशन क्या बनेगा, हमको प्राप्त आय में से कुछ ऐसे पैसे को अलग करना जो लाभकारी आयु के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज सहित कुल लागत का 90% हो जाए। उस पैसे जो अलग किए हैं उसको क्या कहते हैं हम, शोधन निधि। उसे क्या कहेंगे हम, शोधन निधि। तो हमको न्यूमेरिकल भी लगाना पड़ेगा आपको डिप्रिसिएशन पे कि कैसे कैसे किस किस इफेक्ट से आपका डिप्रिसिएशन होगा, यानी आपका मूल्य का ह्रास हो जाएगा। और आपको न्यूमेरिकल एक हमको मिलेगा सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक है, जिसमें हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो सिंकिंग फंड यानी बड़ा सा बिल्डिंग है तो उसमें से हम कितना पैसा अलग करें कि उसके लाभकारी आयु के अंत में हमको 90% लागत का मिल जाए। तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।